हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 बायोलॉजी। इसके अंदर मैंने स्टार्ट की थी आपकी रिप्रोडक्शन वाली यूनिट और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी थी वो सारी पढ़ चुके थे कि जनन क्या होता है, जनन क्यों आवश्यक है सजीवों के अंदर। आज जो हम बात करेंगे कि जो सजीव होते हैं इनके अंदर जो जनन होता है ये कितने प्रकार का पाया जाता है, कितने प्रकार के ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा कोई सजीव जो होता है ये संतति उत्पन्न कर सकता है। तो बात करते हैं दो प्रकार के जो मैन होते हैं आपके रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर जितने भी पृथ्वी पर उपस्थित हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि बात करें तो अलैंगिक जनन जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, लैंगिक जनन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, और अलैंगिक जनन को अयुग्मकीय जनन भी कहा जाता है और लैंगिक जनन जो है उसको युग्मकीय जनन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे अपन अपने आज का जो टॉपिक होने वाला है अपना, ये होने वाला है अलैंगिक जनन के बारे में। हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में सारी जानकारी और इसके प्रकार फिर प्रकार के बारे में भी जानकारी पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपकी कक्षा 12 में है और इससे जो छोटे छोटे एक नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो अलैंगिक जनन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करो अलैंगिक। देखो नाम से पता चल रहा है कि इसमें लैंगिक वगैरह मतलब लिंग का कोई योगदान नहीं होगा। मतलब कि ये एक ऐसा जनन होता है जिसके अंदर एक जनक जो होता है ये पार्टिसिपेट करता है, यानी एक जनन ही भाग लेगा और वह बिना युग्मक निर्माण के, यानी किसी भी प्रकार के गैमेट्स नहीं बनते उसमें। जैसे कि मनुष्य के अंदर क्या हो रहा था, स्पर्म बनते हैं, ओवम बनते हैं, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद क्या बनता है, जीव का निर्माण होता है, ये युग्मक बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक जनक होता है, एक ही जनक भाग लेगा और वो जो जनक होता है इस जनक के अंदर किसी भी प्रकार का युग्मक का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार का जो जनन होता है उसे कहते हैं अलैंगिक जनन, कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि बात करें तो देखो ए मतलब होता है एब्सेंट, सेक्सुअल मतलब सेक्सुअलिटी, ये लैंगिकता इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। कैसे, जैसे कि बात करें अपना एग्जाम्पल, अपन हो गए मेल, तो अपन को क्या होता है जनन के लिए क्या चाहिए, फीमेल जरूरी होती है या कोई भी फीमेल जरूरी होती है, ठीक है। बट क्या हुआ, ये जो अलैंगिक जनन होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो होता है एक ही जीव भाग लेता है और अपने समान संतति उत्पन्न कर लेता है। अब इसमें क्या है, युग्मक निर्माण भी नहीं होता, तो जो कैरेक्टर इसमें है वो सारे कैरेक्टर क्या आते हैं इसी के अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, इसमें बिना युग्मक निर्माण के जो जनन हुआ है इस प्रकार क्या होता है अपनी ही बॉडी से बनाता है। अब इसमें किसी प्रकार का तो युग्मक नहीं हुआ ना, किसी प्रकार का युग्मक फॉर्मेशन नहीं बना, तो एक तरीके से अपन क्या कह सकते हैं कि इसने अपने ही शरीर से क्या बनाया है, नया जीव या नई संतति उत्पन्न की। तो इस प्रकार इस जनन को कायिक जनन भी कहा जाता है। अब क्या होता है, इसमें किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं आती, क्यों, क्योंकि इसमें युग्मक निर्माण नहीं हो रहा है। समझे बात को। अब युग्मक निर्माण कब होता है, जब मियोसिस जो होता है यानी अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उसके होने से युग्मक बनते हैं। अब इसमें तो युग्मक निर्माण नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें क्या नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है मियोसिस, यानी कि इसके अंदर क्या नहीं हो रहा है, इसके अंदर नहीं हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होने के कारण क्या होगा, इसमें सिर्फ कौन सा समसूत्री विभाजन पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है समसूत्री विभाजन। और आपने कक्षा 11 के अंदर पढ़ा होगा कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या जनक में भी समान है और पेरेंट्स में भी समान, संतति में समान होती है। जैसे कि बात करें तो ये है जनक, ये जो ब्लू वाला मार्कर है ये जनक है और ये ब्लैक वाला मार्कर क्या संतति। तो इसमें जो भी कैरेक्टर होंगे वो सारे कैरेक्टर इसमें होंगे, मतलब एक प्रकार का भी या 0.1% भी क्या डिफरेंस नहीं है। तो इस प्रकार जो संतति होती है उसे क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है, ठीक है। तो क्लोन संतति क्यों बनी, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस के कारण। अगर मियोसिस हो जाता तो क्लोन नहीं कहते अपन, क्यों, क्योंकि फिर कुछ विभिन्नताएं आ जाती, आधे कैरेक्टर्स माता के आते हैं, आधे कैरेक्टर्स पिता के आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो जनन होता है इसमें माइटोसिस विभाजन होता है, जिस प्रकार से जो संतति बनती है उसे क्लोन कहा जाता है। क्लोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जितने भी कैरेक्टर है संतति के वो सारे कैरेक्टर किससे मिलकर बने, किसके समान होते हैं, उसके जनक के समान होते हैं, ठीक है। चलिए बात करें, अब देखिए ये जो मेथड है अलैंगिक जनन, इसे अपनाकर काफी सारे जो वैज्ञानिक है इन्होंने आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से क्या हुआ कुछ क्लोन्स का निर्माण किया। जैसे कि बात करें तो देखिए सुअर के जो बच्चे होते हैं, स्वर जो होता है उसे प्रयोग करके इन्होंने फ्रॉस्टी का निर्माण किया। और जो भेड़ होती है उस भेड़ पर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और प्रयोग करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के द्वारा क्या बनाए,
डोली भेड़ का निर्माण किया। अभी जो डोली भेड़ थी, ये जो फर्स्ट जो बच्चा था स्वर का, ये सारे कैरेक्टर किसके हैं समान है इनमें, इनके जनक के समान है, यानी इनके जो माता पिता थे, इनके जो जनक था, उसके सारे के सारे कैरेक्टर समान होते हैं इनमें, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, इन जीवों को इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, यानी अमर जीव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं, अगर इनकी किसी दुर्घटनावश और किसी अप्राकृतिक ढंग से मृत्यु नहीं हो, मतलब कि जैसे कि मनुष्य की, जैसे कि ये हो गया अमीबा मान लेते हैं, इस अमीबा की अगर किसी अप्राकृतिक तरीके से नहीं हुई मौत, या फिर कोई दुर्घटनावश ये मरा नहीं है, तो क्या होगा, जैसे ही इसका जीवन काल पूरा होता है तो ये फटाफट क्या करता है, अपना जो है जीव द्रव्य का विभाजन करता है। जीव द्रव्य का विभाजन करके 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, यानी कि 2 संतति बना देता है। इस प्रकार क्या हुआ, इस जीव का अस्तित्व में है ये, तो इसने अपने जीव द्रव्य का विभाजन करके 2 संतति बना दी। अब ये मरा है क्या, इसका अस्तित्व, इसके सारे के सारे क्या है कैरेक्टर्स उसमें संतति में है, तो ये क्या करता है, अब जैसे इसकी संतति बनी 2, जब इनका जीवन काल पूर्ण होने लगेगा तो ये वापस 2 में बढ़ जाएगा। इस प्रकार क्या होता है, ये इमॉर्टल जीव कहलाते हैं। कब तक, जब तक कि इनकी प्राकृतिक रूप से और मृत्यु नहीं होती, मतलब प्राकृतिक रूप से मरते नहीं है। यानी कि बात करें, कुल मिलाकर मैं आपसे कहना चाहूं कि जब तक किसी दुर्घटना में इनकी मौत ना हो या किसी अप्राकृतिक ढंग से ये मरे नहीं, तब तक क्या होते हैं, ये इस प्रकार से प्रोसेस चलते रहते हैं, इमॉर्टल कहलाएंगे। अगर देखिए दुर्घटनावश मृत्यु होगी तो फिर तो कहां से अमर हुआ, तो ये अपवाद कह सकते हैं अपन, इसको हटा दो कि दुर्घटनावश नहीं हो रही हो और किसी अप्राकृतिक ढंग से नहीं हो रही हो, तो क्या होता है, ये अमर जीव कहलाते हैं, इन्हें इमॉर्टल जीव कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जब इनका जीवन काल पूरा होता है उससे पहले ये द्विभाजन के द्वारा अपनी संतति का निर्माण कर लेते हैं। द्विभाजन हो गया, या इसे हम प्रॉपरली क्या कह देंगे, फिजन। क्योंकि क्या होता है, द्विभाजन भी एक प्रकार आता है जिसमें पैरामीशियम भी आ जाएगा, फिर युग्मना भी आ जाएगा, तो इसे क्या कहना सही रहेगा, फिजन कहना सही रहेगा। तो देखिए विखंडन के द्वारा ये जनन करके संतति का निर्माण कर देते हैं जैसे इनका जीवन काल पूरा होता है, तो इस कारण इन्हें इमॉर्टल जीव भी कहा जाता है। अब बात करें कि भैया जो ये अलैंगिक जनन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं या कुछ एक जो पेड़ पौधे होते हैं जिनका शारीरिक संगठन क्या होता है, सरल होता है, उनके अंदर ये पाया जाता है। जैसे कि बात करें उच्च कशेरुकी के जो प्राणी होते हैं, यानी कि हम हो गए, अकशेरुकी के प्राणी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उच्च कशेरुकी तो अपन हो गए स्तनधारी वगैरह जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, अकशेरुकी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उनके अंदर क्या होता है, इस प्रकार का जनन नहीं होता है। और बात करें उच्च विकसित जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर भी कौन सा जनन पाया जाता है, उनके अंदर भी कौन सा पाया जाता है, वर्धी जनन पाया जाता है। इसके स्थान पर अलैंगिक जनन का प्रकार होता है वर्धी जनन, ठीक है, ये पाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके, देखो इसे एगोमोजेनी भी कहते हैं और एगोमोजेनेसिस भी कहते हैं, यानी एगोमोजेनी एंड एगोमोजेनेसिस, यानी कि देखो नाम से पता चल रहा है कि एगेमो मतलब कि ए मतलब एब्सेंट है, गेमोजेनी मतलब युग्म निर्माण, ठीक है। इधर भी सेम वही एगेमोजेनेसिस यानी युग्म निर्माण की जो प्रक्रिया इनमें एब्सेंट होती है। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर क्या होता है, युग्म निर्माण एब्सेंट होता है, इस कारण इसे एगेमोजेनी और एगेमोजेनेसिस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये होता है अलैंगिक जनन। अयुग्म निर्माण क्यों कहते हैं, अब देखिए इस बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन कि इसे अयुग्मक जनन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, किसी प्रकार का गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में, यानी टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए तो जो सबसे पहला आता है, मेनली कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं फिजन की, फिर पहला जो आता है फिजन आता है, इसे अपन कहते हैं विखंडन या द्विभाजन भी कहा जाता है। अगला जो आता है अपना, अगला क्या आता है, बडिंग, बडिंग यानी कि मुकुलन, ठीक है। तो दूसरा प्रकार कौन सा है, बडिंग है या मुकुलन है। चलिए बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन मतलब बीजाणु द्वारा जनन, तो ये भी कौन सा, तीसरा प्रकार हो गया। अगला आता है कॉर्निडिया, ये चौथा प्रकार होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और अगला जो आता है ये आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी वृद्धि प्रवर्धन। अब ये जो प्रकार है इसका, इस प्रकार का उपयोग जो होते हैं उच्च वर्गीय जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें ये पाया जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जिसकी बात करें गुलाब वगैरह हो गया, केले वगैरह हो गया, उनके अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो आज का जो वीडियो होगा अपना, इस वीडियो में हम सिर्फ फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे,
कि फ्यूजन क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो बात करेंगे फ्यूजन के बारे में, द्विविखंडन या द्विविभाजन के बारे में। चलिए बात करते हैं फ्यूजन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला टाइप लिया अपन ने विखंडन या विभाजन, जिसे अपन क्या कहते हैं, फ्यूजन कहा जाता है। तो देखिए विखंडन या विभाजन, नाम से पता लग रहा है कि किसी भी जीव जो होगा उसका शरीर विखंडित होगा, विभाजित होगा, यानी टुकड़ों में टूटेगा, ठीक है। अब कितने में टूटेगा, इस आधार पर दो प्रकार का होता है। बाइनरी फ्यूजन, या तो दो जो जीव होगा यानी जो सजीव है उसका शरीर या तो दो भागों में डिवाइड हो जाए, या फिर मल्टीपल फ्यूजन, या उसका जो शरीर है ये किस में हो जाए, बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन होता है, और ऐसे कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। दो प्रकार का होता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। देखिए तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जो भी सजीव होगा या जो भी जीव होगा उस जीव का जो शरीर होगा ये कितने दो बराबर हिस्सों में टूट जाएगा। यानी कि जैसे कि ये कोई जीव है तो इस जीव से जो बनेगा, जो संतति बनेगी ना, ये दोनों आकार में सेम होगी। अब ये जैसे कैसे भी टूटे लेकिन संतति कैसी होगी, दोनों सेम समान होगी, सेम आकार की होगी। तो इस प्रकार का विभाजन क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो चीजें होती है। फर्स्ट होता है कैरियोकाइनेसिस, सेकंड होता है साइटोकाइनेसिस। अब ये चीज आप कक्षा 11 में पढ़ के आए होंगे। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक में विभाजन, और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव्य में विभाजन। तो कैरियोकाइनेसिस तो होता है पहले, यानी पहले तो होगा केंद्र का विभाजन, उसके बाद होगा क्या होता है साइटोकाइनेसिस, फिर होता है कोशिका द्रव्य में विभाजन, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप चलती है इसके अंदर, और इन स्टेप्स के कारण क्या होता है, ये कोशिका द्रव्य विभाजन के कारण ही इमॉर्टल जीव कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इमॉर्टल जीव में अपने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि भैया जैसे ही इनकी जीवन अवधि पूरी होती है कोशिका द्रव्य का जो अंश रहता है इनके जनक में ट्रांसफर कर देते हैं। और जब तक क्या होता है, जो जीव द्रव्य होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये नष्ट नहीं होता है, तो उससे तब तक अपन क्या नहीं मानते, मृत्यु नहीं मानते। जैसे कि अपन होता है, अपनी मृत्यु हो जाती है तो अपना तो जीव द्रव्य सब क्या होता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट बिल्कुल, अपन को जब जला दिया जाता है, कुछ भी करते जाता है, मरने के बाद अपना जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीवप्लाज्म होता है, ये खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन इनमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता। इन्होंने किसमें ट्रांसफर कर दिया, नई संतति में ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रकार ये इमॉर्टल कहलाते हैं। तो चलिए बात आते हैं अपने फर्स्ट बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन मतलब अपन समझ गए कि कोई भी जीव है, जब ये जीव अपने शरीर का विभाजन दो बराबर टुकड़ों में कर देता है और उससे क्या बनाता है, संतति बनाता है, तो इसे कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, इसे कहते हैं द्विविभाजन। अब द्विविभाजन में भी क्या होता है, इसके जो कोशिका द्रव्य की जो अक्ष का जो तल होता है, इस तल के आधार पर से तीन भागों में डिवाइड किया गया है। इरेगुलरी बाइनरी फ्यूजन यानी अनियमित द्विविभाजन, ट्रांसवर्स यानी कि अनुदैर्ध्य, और लॉन्गिट्यूडल नहीं, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन मतलब अनुप्रस्थ, और लॉन्गिट्यूडल बाइनरी फ्यूजन मतलब अनुदैर्ध्य विभाजन, ठीक है। चलिए बात करते हैं इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित बाइनरी द्विविभाजन, ठीक है। अनियमित द्विविभाजन, इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन बाइनरी द्विविभाजन की। तो जो बाइनरी द्विविभाजन होगा ना, इसमें क्या होगा, देखो इसमें होगा ये कि एक जीव रहेगा, तो इसमें जो कोशिका द्रव्य का जो तल होगा ना उसका, ये हो गया कोशिका द्रव्य का जो तल होगा, ये फिक्स नहीं होता। किसके अंदर नहीं होता फिक्स, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन के अंदर ये फिक्स नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जीव जो होता है उसका कोशिका द्रव्य कहीं भी बढ़ जाता है, किसी भी हिस्से से बढ़ सकता है। तो इस प्रकार ये क्या होता है, इरेगुलर होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे कि बात करें सबसे पहले तो क्या हुआ, सबसे पहले तो होगा कैरियोकाइनेसिस। ये देखिए ये जो केंद्र है ये विभाजित हो रहा है, इस प्रकार दो केंद्र बन गए। अब इसके बाद क्या होगा, पूरे जीव के अंदर क्या है, इसका पूरा जर्म जो है इसका प्रोटोप्लाज्म भरा पड़ा है, लेकिन ये विभाजित नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, केंद्र का विभाजन होता है। इस प्रकार से कह दिया अपने कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अब क्या होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अब इसमें क्या होता है, फिक्स नहीं होता कि जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है कहां से होगा, किस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार ये संतति बना ली, इसने दो संतति बना ली, तो इस प्रकार इसे कहते हैं इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। मतलब इसमें जो कोशिका द्रव्य तल का विभाजन कहां से होगा, किस प्रकार होगा, उसका कोई फिक्स नहीं होता है, ये हर बार बदलता है। इस प्रकार का जो फ्यूजन होता है इसे कहते हैं अपन इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। अमीबा के अंदर देखो ऐसा होता है, अमीबा एक अनियमित आकृति का होता है। इसका सबसे पहले केंद्र विभाजन होगा, केंद्र विभाजन के पश्चात इसका जो साइटोकाइनेसिस जो डिवीजन होता है, इसके अंदर क्या फिक्स नहीं होता है कोशिका द्रव्य का तल किस प्रकार से विभाजित होगा। चलिए इस कारण इसे कहते हैं अपन ने इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। चलिए अब बात करते हैं
ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ का मतलब है, देखिए आप सबसे पहले तो अनुप्रस्थ का मतलब समझिए। अनुप्रस्थ का मतलब जैसे कि ये बोर्ड है, अगर मैं इस बोर्ड को इस प्रकार से करूं, यानी यू काटता हूं, तो इस प्रकार का जो काटा मैंने, ये चीज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ हो जाएगी। ठीक है, अगर अब दो हिस्सों में बट रहा है तो इस प्रकार क्या हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो जाएगा। दो हिस्सों में डिवाइड हुआ ना ये, तो इससे क्या कह देंगे अपन, बाइनरी फ्यूजन कह देंगे। चलिए बात करते हैं अब पैरामीटर में किस प्रकार होता है। देखिए चीजें वही चलेंगी, सबसे पहले काइरोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। बट साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, इसमें फिक्स होता है, इसमें अपन को पता होता है कि साइटोकाइनेसिस होता है इस प्रकार से डिवाइड होगा। देखिए आपको यहाँ पर ये इस प्रकार से लास्ट में डिवाइड होगा, इस प्रकार से इसकी दो संतति बनती है, इस प्रकार से दो संतति बन जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं, समझते हैं भाई। ये होता है पैरामीशियम, इसे चप्पल आकृति का होता है, ये तो आपको पता होगा, आप पढ़ के आए हो कक्षा 11 के अंदर। नहीं पता हो तो चप्पल आकृति कहते हैं, इसकी चप्पल के समान आकृति होती है। अब इसमें दो केंद्र पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, तो इसमें वही केंद्र का डिवाइड हो गया, इस प्रकार से दो केंद्र बन जाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें हो गए 4 केंद्रक हो जाएंगे, ये देखिए भाई, दो तो माइक्रो हो जाएंगे और दो मैक्रो हो जाएंगे। एक इधर तो क्या हो जाएगा, मैक्रो एंड माइक्रो, इसमें भी क्या हो जाएगा, मैक्रो एंड माइक्रो। इस प्रकार से दो में डिवाइड हो गया। अब बात आती है इसकी कोशिका द्रव्य की, तो इसका जो कोशिका द्रव्यभाजन होता है, इसमें होता है अनुप्रस्थ, यानी कि इस प्रकार से डिवाइड होगा वो, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो चीज हो जाएगी, इससे क्या कह देंगे अपन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। देखिए ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन का मतलब ही समझ में आ रहा है अपन को कि भैया जो भी होगा अनुप्रस्थ रूप में होगा। इसका जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है उसमें होता है अनुप्रस्थ रूप में। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे अपन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन की। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी जो फ्यूजन होता है, ये देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो बाइनरी फ्यूजन होगा, इसमें इस प्रकार से होता है, देखिए इस प्रकार से, ये है युग्लिना है। ठीक है, इस प्रकार ये युग्लिना होता है, तो इस प्रकार से चलिए बात करते हैं अपन, ये बन गया अपना युग्लिना बन गया, और इस प्रकार से ये हो गया अपना न्यूक्लियस। ठीक है, और इस प्रकार से चलिए ये एग्जाम्पल समझिए, आप देखिए इस एग्जाम्पल को। चलिए बात करते हैं अपन, ये होता है युग्लिना। क्या होता है, ये होता है युग्लिना। इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम वही चीज होगी। सबसे पहले तो केंद्रक का विभाजन होगा। ठीक है, केंद्रक बन ही जाएगा। तो केंद्र विभाजन से अपन को इसमें कोई मतलब नहीं, ये तो अपन समझ चुके हैं केरोकाइनेसिस होता है, यानी सबसे पहले केंद्र डिवाइड होगा। डिवाइड का मतलब कि एक से दो केंद्रक बनेंगे, एक तो जनक के लिए और एक संतति के लिए। तो इसमें बात करते हैं अपन, दो कोशिका द्रव्य का जो तल का विभाजन होता है, ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल रूप में। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होगा, अनुप्रस्थ का मतलब तो अपने क्या समझाता है, ये वाली चीज। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है ये वाली चीज, यानी कि ये इस प्रकार से खड़ी रेखा के रूप में अगर कोई डिवाइड होता है तो उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, ये उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य। चलिए अब इसमें क्या हो रहा है, युग्लिना में आप देखो, सबसे पहले तो हो गया केरोकाइनेसिस। केरोकाइनेसिस के पश्चात आप देखोगे तो इसमें जो होता है कोशिका द्रव्य तल का विभाजन इस प्रकार से होता है, खड़ी रेखा के रूप में। इसे कहते हैं अपन लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में। तो इस प्रकार से जब कोशिका द्रव्य तल का विभाजन होता है तो इससे क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। और इसका एग्जांपल क्या होगा, युग्लिना। चलिए अब बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन के बारे में। अब अपन क्या किस बारे में बात करेंगे, मल्टी फ्यूजन के बारे में। तो देखिए मल्टीपल जो फ्यूजन है उसका नाम से पता लग रहा है कि मल्टीपल मतलब बहुखंडन। ठीक है, बहुखंडन या बहुविखंडन इसे कहते हैं। अब इसका जो एग्जांपल होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम और ये होता है मोनोसिस्टस। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे ये कोई प्लाज्मोडियम का जीव है, इसका एक केंद्र है, तो ये आगे डिवाइड होगा और इस प्रकार क्या बना लेगा, ये इस प्रकार से उसका कोशिका द्रव्य हो गया। और इसके अंदर बना लेते हैं बहुत सारे केंद्रक, और इस प्रकार से जो बहुत सारे केंद्र बनते हैं, फिर जब ये विस्फुट होते हैं, इस प्रकार से जो बहुत सारे केंद्र बने, ये बाद में मुक्त होंगे शरीर से। और प्रत्येक जो इसका जो भाग होता है केंद्रक का, ये एक नया प्लाज्मोडियम बना लेगा। देखिए
इसका जो एग्जाम्पल होता है, एक होता है प्लाज्मोडियम और एक होता है मोनोसिस्टस। किसका? बहुविखंडन का। बहुविखंडन का मतलब देखो साफ समझ में आ रहा है अपन को कि मतलब शरीर का डिवाइड किसमें होगा, बहुत सारे खंडों में टूटेगा। तो देखिए किस प्रकार से होता है। ये होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये हो गया प्लाज्मोडियम की अवस्था होगी ये। तो ये जो है केंद्रक है इसका, तो केंद्र विभाजित होता है और विभाजित होकर क्या होता है, बहुत सारे केंद्र बना लेता है, यानी मल्टी न्यूक्लियर फॉर्म में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इस प्रकार ये जो बहुत सारे केंद्र बने, अब ये केंद्र जब मुक्त होंगे इससे, तो प्रत्येक जो हिस्सा होता है इसका, जो प्रत्येक खंड होता है इसका, ये एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार बहुविखंडन में कहता है बहुत सारी संतति बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो बना है इसे कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन यानी बहुविखंडन। इसका एग्जाम्पल याद रखना आप, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टस इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा विखंडन या द्विविभाजन, फ्यूजन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला जो अपना टॉपिक होगा ये इसके आगे के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ अपन इतना ही पढ़ेंगे। कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ सकें, कंसेप्ट उनके भी क्लियर हो। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।